Hello everyone. हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आई वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियोस हमारे इतने से भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी लेसन पे तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स टीच करती हूँ। मैंने आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है। 11th क्लास का हम सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रो का और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। हमने 12th क्लास की मैक्रो स्टार्ट करी थी, मैक्रो भी हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। और इंडियन इकोनॉमिक्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर करवाया था जो बहुत ही सिंपल था। राइट, मैंने आपको 1.5 आवर में पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो था वो कंप्लीट करवा दिया था। पूरा चैप्टर हमने 1.5 आवर में कंप्लीट करवा दिया था। इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा थी आपके एग्जाम्स में। और आपके 10 मार्क्स का जो चैप्टर आता है पूरा का पूरा हो गया था आपका 1.5 आवर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर होता है आपका और इसकी जो वेटेज होती है वो भी थोड़ी सी 7 to 8 मार्क्स का आता है। तो अगर इसको आप अच्छा कर लोगे तो ये 7 to 8 मार्क्स आपके बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें हैं जो हम कर सकते हैं अपने। आपको हमें नेचर की ऑलरेडी को पता है तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। वीडियो हो सकता है तो आपको थोड़ी सी बोरिंग हो, बट एंड में जो हम टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहें। थैंक यू। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको एनवायरमेंट नाम से सुन के क्या पता चल रहा है? एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली एनवायरमेंट का मतलब तो यही है कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स होते हैं उसको हम एनवायरमेंट का नाम दे देते हैं। तो जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स होते हैं उसको हम एनवायरमेंट का नाम दे देते हैं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर हम चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी डेवलपमेंट जो हम अपनी जो प्रेजेंट नीड्स है उसको भी फुलफिल करते हैं, बट प्रेजेंट नीड्स के साथ साथ हम फ्यूचर नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। तो हमारी बोथ प्रेजेंट नीड्स और जो फ्यूचर की नीड्स है दोनों दोनों फुलफिल होती है। प्रेजेंट की नीड्स भी और फ्यूचर की नीड्स भी। ओके, तो बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को मीट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। और एनवायरमेंट का मतलब है कि जो हमारे आसपास एनवायरमेंट होता है उसको हम एनवायरमेंट का नाम दे देते हैं। जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स होते हैं, हमारे आसपास ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, वो सब हमारे एनवायरमेंट है, वो सब हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा एनवायरमेंट के अंदर। तो हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक अपना फॉर्मूला अपनाया है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या कुछ आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करते हैं ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और आप बिल्कुल थके हुए फील ना हो और आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए आपके माइंड में। तो आज का थॉट है, इफ यू हैव गुड थॉट्स दे विल शाइन आउट ऑफ योर फेस लाइक सन बीम्स एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली। तो हम थॉट्स की बात कर रहे थे और हम ये थॉट्स का ही जो कोट है ये भी थॉट्स के ऊपर ही है। कोट का नाम है इफ यू हैव गुड थॉट्स। अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे दे विल शाइन आउट ऑफ योर फेस, वो आपके फेस पे दिखेंगे सन की तरह, मतलब एक ग्लो रहेगा आपके फेस में। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सोचोगे तो आपके फेस पे ग्लो रहेगा, एक सन की जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सब रहेगी। एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली, और आप हमेशा लवली दिखोगे, मतलब आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखोगे। तभी हम कहते हैं कि अपने थॉट्स को हमेशा अपने गुड रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं वही हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। राइट, तो जो अगर हमारे फेस पे जो रिफ्लेक्ट होगी जो चीज, हमें अच्छा सोचना चाहिए, तभी जो हमारे फेस पे चीज रिफ्लेक्ट होंगी और हम लवली दिखेंगे। तो इसका यही मतलब है कि जैसे सन ग्लो करता है वैसे ही हमारा फेस भी ग्लो करेगा। ओके, तो ये था इस थॉट का मीनिंग। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ एनवायरमेंट।
हम फिर सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग्स एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग्स का, रिसोर्सेज का। सराउंडिंग्स का मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम अगर सम अप कर देंगे या रिसोर्सेज को सम अप कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट बढ़ जाएगा। तो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे आपके सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास चीजें हैं, प्लस हमारे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और हमारे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो रिसोर्स सराउंडिंग्स आ जाएंगे हमारे, और रिसोर्सेज आ जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी लिविंग को अफेक्ट करते हैं, वो सब आ जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। So environment is a sum total of external forces which surround us. It includes all the biotic factors that influence each other. तो जो environment का मतलब होता है वो सारे के सारे external factors. External का मतलब होता है वो factors जो related नहीं है, जो internally नहीं है but externally work कर रहे हैं, जो हमारे पास surroundings कर रहे हैं। इसका मतलब आ जाएगा it includes ऑल द बायोटिक फैक्टर्स। दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, हमने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है बट हमें इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था, बट यहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक फैक्टर का मतलब होता है बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है सारे के सारे लिविंग एलिमेंट्स जिसको हम देख सकते हैं, उसकी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होती है, एक लाइफ होती है। लाइक एनिमल्स हो गया, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, तो ये सब आ जाएंगे हमारे लिविंग एलिमेंट्स के अंदर। और लिविंग एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायोटिक एलिमेंट्स। और एबायोटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो बायोटिक के अंदर तो हमारे लिविंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब लिविंग कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन बींग्स तो लिविंग होते हैं, प्लांट्स को भी हम लिविंग कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और फॉरेस्ट, हम मान के चलते हैं कि जो फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारे के सारे हमारे लिविंग एलिमेंट्स के पार्ट हैं। ये सब लाइफ जीते हैं, इनके अंदर एक लाइफ होती है। और अगर हम एबायोटिक एलिमेंट्स की बात करें तो एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एबायोटिक के अंदर आ जाएगा हमारा नॉन लिविंग एलिमेंट जिसको हम देख नहीं सकते, राइट। उसके अंदर एक लाइफ नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो सांस नहीं लेता। लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये कोई लिविंग एलिमेंट्स नहीं है, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब आ जाएगा हमारा एबायोटिक के अंदर। तो बायोटिक का मतलब हो गया हमारा लिविंग एलिमेंट, और एबायोटिक का मतलब हो गया हमारा नॉन लिविंग एलिमेंट। तो मैं एनवायरनमेंट का बेसिक मतलब समझ आ चुका है कि एनवायरनमेंट का मतलब is all the resources that define our existence. तो sum total of external sources, तो ऐसे resources जो हमारे existence को define करते हैं, वो हमारे sources बायोटिक भी हो सकते हैं और हमारे sources एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक का मतलब हमारे living elements और एबायोटिक का मतलब आ जाएगा हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो मैं एनवायरनमेंट का बेसिक मतलब समझ आ चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सिग्निफिकेंस है एनवायरनमेंट की। हम जो इतना एनवायरनमेंट कर रहे हैं उसका इतना सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों वो पढ़ना जरूरी है, और हमारे एनवायरनमेंट से क्या बेनिफिट होता है हमारी अर्थ को। तो हम वन बाय वन वो डिस्कस करेंगे। द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, हमने एनवायरनमेंट का बेसिक मतलब जान लिया कि एनवायरनमेंट मतलब जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसकी टोटलिटी का सम। तो जो इसकी जो एनवायरनमेंट होता है उसका 4 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा वाइटल फंक्शन है कि एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। रिसोर्सेज का मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें आगे बेनिफिट देगी, राइट। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो गया, वो नेचुरली अवेलेबल है, वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग से था, हमने कोई बनाया नहीं है, बट वो एनवायरनमेंट में इनहेरिटेड था। फॉर प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो सप्लाई करता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का कंसेप्ट छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Renewable resources are those resources which can be used without the possibility of non-deliverable resources and which get exhausted with the extraction, like fossil fuels. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी यूज, जिसको हम यूज कर सकते हैं विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ, हमें पता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे,
राइट, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक बार में और वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, उसको हम अगर यूज कर लेंगे, राइट। एक फॉसिल फ्यूल्स है, उसको हम यूज कर लेंगे तो वो ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इसके अंदर, रिन्यूएबल के अंदर। तो जो हमारे रिन्यूएबल होते हैं वो होते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, provided by the environment with distraction, like fossil fuels. The natural resources provided by the environment uses input for production. Environment sustainable stimulates faces the process of production and consumption activities. तो environment का जो process है वो क्या करता है, हमारे production को process को stimulate करता है, और consumption activities जो environment की activities होती है उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा waste generate होता है। उस waste को हमारी environment जो होती है वो absorb कर लेती है। Environment sustains life. Some basic necessities of life are a part of environment. Some environment sustained labor provided these essential elements. It provides aesthetic services. तो जो हमारी environment होती है कुछ ना कुछ services provide करती है। हमें पता है कि जो हमारा इतना ज़्यादा गंद होता है वो क्या होता है, environment के अंदर absorb हो जाता है। अब absorb होने के बाद क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है और उसको जो environment होता है वो absorb करता है। Some basic necessities of life are a part of environment. Some environmental sustained labor providing these essential elements. It provides, तो हमारी कुछ ना कुछ जो environment होता है हमें कुछ ना कुछ provide करता है। First है कि it provides aesthetic services. Aesthetic services का क्या मतलब है? Aesthetic services का मतलब environment includes land, तो हमारे functions environment की it provides aesthetic services. तो जो एनवायरनमेंट होता है कुछ ना कुछ एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमोसफेयर एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो होती है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आती है। एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा हमारा लैंड, लैंड हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर हो गए हमारे फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे। जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो रेनफॉल होता है और जो एयर एटमोसफेयर हो जाएगा वो सब आ जाएगा हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट। People enjoy the synoptic beauty of these elements. Such elements help in improving the quality of life. तो ये सब जो लैंड, एयर और वाटर बॉडीज है इससे क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारी जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और इससे जो हमारी रहने की क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव होती है। The environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand for these functions within its carrying capacity. तो एनवायरनमेंट तब तक ही इन फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा तब तक जब तक उनकी जो डिमांड है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हमने कुछ ना कुछ इस स्लाइड में हमने कुछ ना कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े एनवायरनमेंट के और फंक्शंस और सिग्निफिकेंस पढ़ी एनवायरनमेंट की। अब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है दो थिंग्स। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। तो अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आ जाएगा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। तो जितने रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने रिसोर्सेज को हम बाहर निकाल रहे हैं, उसका रेट जो होगा वो कम होना चाहिए द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। जितना हम रिसोर्स को जनरेट कर रहे हैं वो उसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, और जितना हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं, उसका रेट कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ उसका हम कम करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए, वो हम एनवायरनमेंट में ज़्यादा आए। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और इसका ये है सेकेंड कॉम्पोनेंट। फर्स्ट कॉम्पोनेंट ये है कि रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। और सेकेंड है कि जो जनरेशन होता है वेस्ट का, जनरेशन ऑफ वेस्ट, जितना वेस्ट जनरेट होता है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर आना चाहिए। जितना एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर पाता है उतना ही वेस्ट जनरेट करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट अब्जॉर्ब कर ले और कोई एक्स्ट्रा वेस्ट ना बचे। इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देयर इज अ पार्लियामेंट फेल्स टू फॉरबिड स्पाइरल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका ये मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाई हो रही है और एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं है। एंड दिस लीड्स टू एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर नहीं हो रही तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। जो एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है और कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, वो हमारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर।
अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रीजंस हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के। एनवायरमेंटल क्राइसिस मतलब कुछ ना कुछ जो कमी आती है एनवायरमेंट में, जो डिग्रेडेशन आता है, कुछ ना कुछ, या तो वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है या तो हमारे पेड़ कम होते, क्या इतना क्राइसिस आने का रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन है द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज is in the world is filling in consumption and production standards had put stress on the environment। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो राइज हो रही है। हमें पता है कि जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का ये मतलब है कि वो अभी भी डेवलपिंग पाथ पे है, तो वो फुली डेवलप्ड नहीं है। तो इसकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इंडिया तो फर्स्ट वैसे भी सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है। तो राइजिंग पॉपुलेशन जो है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की, वो कंजम्पशन करी जा रही है और प्रोडक्शन भी हो रहा है उसका। तो ऐसे कंजम्पशन से और प्रोडक्शन से क्या हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस आने लग गया है। इतनी जो उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा तो वो कंजम्पशन कर रही है और प्रोडक्शन कर रही है, तो उससे स्ट्रेस आ रहा है एनवायरनमेंट में। Many resources have become extinct and these wastes are generated beyond the job capacity of the environment। तो इससे क्या हुआ है कि काफ़ी सारे सोर्सेज जो हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और जो वेस्ट जनरेट हुए हैं वो हमारे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर है। जितना जो एब्जॉर्ब कर सकती थी अर्थ, उसके बाहर हमारे वेस्ट जनरेट हो गए हैं। The absorptive capacity means ability of the environment to absorb degradation। Absorptive capacity का मतलब यही है कि कितना जो environment है वो डिग्रेड अपने आप को absorb कर सकती है, मतलब जितनी वेस्टेज है वो absorb कर सकती है। The various reasons for environmental crisis are, तो जो हमारे कुछ ना कुछ मेन रीजंस हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस के, वो ये हैं। फर्स्ट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है। अब कंजम्पशन बढ़ रही है बट एनवायरनमेंट में इतनी पावर नहीं है कि वो उस कंजम्पशन को एब्जॉर्ब कर पाए। अब कंजम्पशन को उसने एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो उससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट आता है, और उस एनवायरनमेंट के अफेक्ट को ही हम कहते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। Industrial revolution has increased the demand for environmental resources, but supply is limited due to overuse and misuse। But industrial revolution, second इसका ये reason है कि जब industrial revolution आया था, उससे क्या हुआ था कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी डिमांड बढ़ गई थी। अब डिमांड तो बढ़ गई थी, बट उसको हमारे बढ़ाने के सप्लाई हमारे पास नहीं थे। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है, तो इंक्रीज डिमांड और लेस सप्लाई से क्या हुआ था कि उन रिसोर्सेज का मिस यूज हुआ था। Extractive extraction of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Due to this, huge amount of money spent on technology and resorts to explore new things। तो इससे क्या हुआ है कि जो इतनी एक्सट्रैक्शन हुई है हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी, ड्यूरेबल जो रिसोर्सेज है और जो नॉन ड्यूरेबल है, उससे क्या हुआ है कि जो हमारे वाइटल रिसोर्सेज थे, इतनी एक्सट्रैक्शन करने से जो हमारे मेन रिसोर्सेज थे वही हमारे डिप्लीट हो गए, वो हमारे एनवायरनमेंट में रहे नहीं। हमारी जो इतनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हुआ था टेक्नोलॉजी पे और रिसोर्सेज से, जिसमें हमारे जो मेन रिसोर्सेज थे वही हमारे चले गए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी रिसोर्सेज इन कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो लीड टू राइज इन द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो इससे तभी क्या हुआ है कि जब हमारी पॉपुलेशन राइज होने लग गई, तो उससे हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस होने लग गया। तो इसमें हमने कुछ ना कुछ बेसिक रीजन स्टडी करे कि हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस होता क्यों है। इसमें फर्स्ट मेन रीजन था यही है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती जा रही है, कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, बट उसको हमारी फुलफिलमेंट करने की उतनी डिमांड नहीं है। अब इतनी डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली उन रिसोर्सेज का हमारा मिस यूज होगा और ओवर यूज होगा। अगर मिस यूज होगा और ओवर यूज होगा तो ऑब्वियसली हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर अफेक्ट आने वाला है। तो यही था इसका फर्स्ट रीजन एनवायरमेंटल क्राइसिस होने का। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे जो मेन रिसोर्सेज थे वो हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारे इतना ज्यादा रिसोर्सेज को डिप्लीट करने से, तभी हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस होने लग गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग। हमने ये टर्म है इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा है अपनी माइक्रो में, बट इसको हम फर्स्ट टाइम इंडियन इको के कंटेंट्स में पढ़ेंगे। ड्यू टू एफिलेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, द वेस्टेज इज एंड रेंडर इज बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें ये लिखा है कि इतनी कंजम्पशन करने से और इतनी प्रोडक्शन होने से डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो वेस्टेज जो है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर हो गया। जो हम वेस्टेज कर रहे हैं, जितना एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब कर सकता था उससे ज्यादा हम वेस्टेज करने लगे। The development process has pulled the atmosphere
and waters and days declared in the air and water quality research resulted in increased incidence of respiratory and waterborne diseases. तो इससे क्या हुआ है कि हमारा इतने ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया और डिप्लीट किया, उससे क्या हुआ है हमारा जो एटमोसफेयर है वो पोल्यूट होने लग गया है. तो एटमोसफेयर पोल्यूट होने लग गया है, वाटर और एयर की क्वालिटी जो है हमारी ख़राब होने लग गई है. उससे क्या हुआ है जो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थे और वाटर बोर्न डिजीजेस थे वो इंक्रीज होने लग गए हैं. Expenditure on health is also rising. Global environmental issues such as global warming and ozone depletion also contribute to increased financial commitment for the government. तो हमारे जो environmental reasons थे, लाइक अगर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो एकदम से राइज हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का. और ओजोन डिप्लीशन का मतलब जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है. तो उससे भी क्या हुआ है, हमारा फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है. इट इज क्लियर दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आर हाई. तो इससे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो हाई है. और एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ द बेस्ट जनरेशन पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टुडे. और एनवायरमेंटल इश्यूज जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं जानना. तो इस स्लाइड में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया. इसमें हमने यही डिस्कस किया कि हमें पता है कि इतना हम कंजम्पशन कर रहे हैं और हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, उससे क्या हुआ है हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट आ गया है. अब एनवायरनमेंट हमारा इम्पैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस नेगेटिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के जरिए भी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है और ओजोन डिप्लीशन भी होने लगी है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का एकदम से राइज हो जाता है, और ओजोन डिप्लीशन का मतलब जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट हो जाती है. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई इंक्रीजिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव एनवायरनमेंट से हमें पता चला कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है. उस हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या हुआ है, हमारे जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट के वो इंक्रीज हो गए. फाइनेंशियल कमिटमेंट इसलिए इंक्रीज हुए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई है, डिप्लीशन भी हुआ है हमारे प्राइजेस का, और एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ भी हमारी डिप्लीट हो गई है. जो हमारी एयर और वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गई है. शोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव impacts are high. Opportunity cost is the cost of next best alternative. For example, suppose a farmer can produce 50 quintals of rice and 40 quintals of wheat on a land with the given resources. If he uses to produce rice, if he will have to forget opportunity cost of producing wheat. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तुम्हें पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होती है उसकी कॉस्ट. अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है जैसे अगर कोई फार्मर है 50 क्विंटल्स बना सकता है राइस के, या तो 40 क्विंटल्स बना सकता है वीट के. बट अगर उसने अब 50 क्विंटल्स ऑफ राइस चूज किए तो ऑब्वियसली उसे 40 क्विंटल्स ऑफ राइस को फॉरगॉट करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा. वो एक ही चीज को ले सकता है. तो जो एक चीज उसने ली तो उसकी पिछली चीज जो होगी उसने फॉरगेट कर दी. तो जो पिछली चीज फॉरगेट करी वही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं, जो अगर हम एक चीज करेंगे तो दूसरी नहीं करेंगे, तो दूसरी जो नहीं करेंगे वो होगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. राइट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमें बेसिक मीनिंग समझ आ चुका है. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप. रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द पास्ट. जो हमारे अर्थ में क्या हुआ है कि जो सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है वो रिवर्स हो चुकी है. उसका रिवर्स होने का कारण क्या है, इसमें मेन चीज है वही बताइए. रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन द in the past, demand was less than supply. In the early stages of civilization, demand was environmental resources and services which much less than the supply. Pollution was within the exhaustive capacity of the environment. तो रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रीजन जो थे हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ये थे कि
पास्ट में हमारा क्या था, हमारी जो सप्लाई थी वो तो ऑब्वियसली कम थी, डिमांड सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, क्योंकि जो पास्ट में क्या होता था, सप्लाई ज्यादा होती थी बट लोग इतना डिमांड नहीं करते थे, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी और वो इतना अपना पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते थे, तो डिमांड हमारी कम थी चीजों की। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ये हुआ। The early stages of civilization, demand for the environmental resources and services were less than the supply. Pollution was less than supply. Capacity of the environment, तो जो हमारे पास में जो एनवायरनमेंट था वो हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर था, मतलब हमारी जो डिमांड सप्लाई हो रही थी उसको हमारा एनवायरनमेंट जो था वो एब्जॉर्ब कर पा रहा था। बट बाद में क्या हुआ, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वॉज लेस देन द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। जितने हमारे रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट होते थे वो कम थे जितने हम जनरेट करते थे, मतलब हमारा जो जनरेट करते थे वो ज्यादा थे हमारे एज कम्पेयर टू जो हम खर्च करते थे, मतलब एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब हमारा जो पास था उसमें हमारा एनवायरनमेंट सही चल रहा था, बट बाद में हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। Rate of resource extraction was less than the rate of resource regeneration. Result, environmental problems did not rise. Presently demand is more than supply. But अब की सिचुएशन ये है कि हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है as compared to the supply. In the present, demand of resources is in excess of supply. That is, demand is beyond the rate of regeneration of resources. With the population explosion and the rate of industrial gravitation, pressure on the absorptive capacity of the environment has increased. तो हमारा प्रेजेंट में क्या हुआ है, हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सप्लाई। लोग डिमांड करे जा रहे हैं बट जो सप्लाई है, सप्लायर्स के पास जो प्रोडक्शन है हमें देने के लिए है वो बहुत ज्यादा कम है। तो हमारी जो हम रिसोर्स जनरेट कम कर रहे हैं बट एक्सट्रैक्शन हमारा ज्यादा हो रहा है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लॉस में चल रहा है। With the advent of industrial gravitation, pressure on the absorptive capacity of the environment has increased. तो जो absorptive capacity of the environment है उसका pressure increase हो गया। The survival of the supply-demand relationship is responsible for the degradation of the environment. Supply demand है वही responsible है हमारे डिग्रेड होने का, हमारी क्वालिटी का, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है हमारी बहुत ज्यादा इसमें कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में। बट पास्ट में हमारी सप्लाई तो ज्यादा थी बट डिमांड बहुत ज्यादा कम थी, तो सप्लाई डिमांड की वजह से ही हमारी डिग्रेडेशन अफेक्ट हो रही है। With increased demand for environmental resources and services, but they are limited due to overuse and misuse. बट अब किस में क्या है कि ओवर यूज और मिस यूज की सिचुएशन भी है, इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। Environmental issues of this generation and pollution have become critical today. तो जो एनवायरमेंटल इश्यूज है हमारे प्रेजेंट के उसको हमें डील करना आना चाहिए ताकि हम अपने जो सिचुएशन है उसको सही से हैंडल कर पाए। अब हम डिस्कस करेंगे एक कंपोनेंट के बारे में। हमें पता है कि हमारी किन किन चीजों से वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो उसमें से फर्स्ट रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारी ये पूरी की पूरी गोल अर्थ है, उसका एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हमें पता नहीं चलता वो किस कारण हुआ है, बट एकदम से हमारा टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गर्मी आएगी, तो गर्मी एकदम से जब बढ़ने लग जाती है हमारे अर्थ में तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू द पास्ट कंट्री दैट वॉज इन फ्रेशनेस raising by 1.1 degree Fahrenheit in the sea level, rise in several inches. Cause of global warming, there is global warming is due to increase in greenhouse gases. तो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग होने का फर्स्ट रीजन ये है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथेन है, ओजोन है। कार्बन डाइऑक्साइड में पता है CO2 होती है, वाटर वेपर तो हमारे वाटर होते मीन्स H2O, और मिथेन होगी हमारी CH3, और ओजोन होगी हमारी O2। तो जो हमारी इन गैसेस की हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज जाती है एटमोस्फेयर से, उसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ने लगता है। दे मे बी कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग टू बर्न द पेट्रोलियम। तो इससे हमारा जो टेम्परेचर होता है हमारा अर्थ का एकदम से बढ़ने लगता है, which increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere.
तो इन सब चीज़ों के कारण जो हम बर्न करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन होती है, जो कटिंग की जो ट्रीज होती है उनकी कटिंग होने लग जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो हम बर्न करते हैं उससे क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है हमारी एटमोसफेयर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो मीथेन गैस रीजन एनिमल्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन। अब मीथेन गैस की वजह से हमारी डिफॉरेस्टेशन होने लगती है। And use of fossil fuels that was very concentration of carbon dioxide and methane was respectively। तो फॉसिल फ्यूल से हमारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन होती है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन कारण तो यही है हमारा कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमोसफेयर में वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रीन हाउस गैसेज आ जाएंगे हमारे वाटर पेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, राइट। तो ये आ जाएंगे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज। और जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बर्न करते हैं तभी भी हमारी कंसंट्रेशन जो होती है गैसेस की वो इंक्रीज हो जाती है और उससे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अर्थ का वो बढ़ने लगता है। तो ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। Global warming adversely affects the Earth. It's melting worldwide, especially at the Earth's poles. Its latest freezing this level in the coastal flooding, hurricanes, and other tropical storms are likely to become stronger. Increased incidence of tropical diseases like chikungunya, malaria, dengue. There are thousands of species in danger of become extinct forever. तो ग्लोबल वार्मिंग के तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बीमारी है तो इसके इफेक्ट्स भी होने वाले हैं। फर्स्ट इसका इफेक्ट ये है कि हमारा जो कोस्टल एरियाज है, जो हिली एरियाज है, उसमें फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे हरिकेन्स आ जाते हैं और फिर क्या होता है हमारे स्टॉर्म्स आने लगते हैं उधर। फिर जो डिजीजेस है हमारे लाइक मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वो बढ़ जाते हैं और काफी सारे जो स्पीसीज होते हैं जो एक्सटेंट होने के कगार में है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग के काफी सारे इम्प्लीकेशंस हैं, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज कर पाए। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड कंपोनेंट ओजोन डिप्लीशन के बारे में। हमने ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से पढ़ लिया है, तो एक एक फैक्टर को हम उठा रहे हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट को डिग्रेडेट करता है फैक्टर, उसको हम उठा रहे हैं और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। Ozone depletion refers to destruction of ozone. It does not address presence of chlorine from man-made cause of depletion over is caused from man-made chlorofluorocarbon. तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब यही है कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें ओजोन का खत्म हो जाता है। हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, हमारा मीजोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, बट जो हमारी ओजोन की लेयर होती है उसमें हमारी ओजोन खत्म हो जाती है, तो तब हमारी ओजोन डिप्लीट होने लगती है। वो डिप्लीट इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हमारा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में पाया जाता है उसकी वजह से वो डिप्लीट होने लगती है। फ्रॉम मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन प्रॉब्लम और जोन डेफिनेशन इज कॉज बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द एटमोसफेयर। ये मेनली इसलिए होता है कि जो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स है एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लोरीन हो गया हमारा एक गैस है और ब्रोमीन भी एक गैस है, तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा होने लगते हैं। उसकी वजह से जो हमारी जो सी दिस रीजन ऑफ दिस कंपाउंड्स इज CFC which is used as a cooling substance in a season. Refrigerators install propulsive centrum for carbon which is used as a fire extinguishers. तो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन के हाई होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो CFC होता है जो एक कूलिंग सब्सटेंस होता है हमारा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और ये कूलिंग सब्सटेंस मोस्टली जो ठंडे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल, प्रोपेलेंट, इन सब चीजों में पाया जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये पाया जाता है। उसकी वजह से जो हमारी CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ने लगती है और उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे ओजोन डिप्लीशन के। Main effects of ozone depletion are a result there is more ultraviolet radiation comes from earth। तो जो हमारी UV रेज होती है वो डायरेक्टली आती है हमारी, अगर हमारी ओजोन नहीं होगी। जो ओजोन होती है वो हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारी सन को जो हमारी UV रेज होती है उससे, बट अगर हमारी ओजोन डिप्लीट हो जाएगी बीच में तो जो हमारी UV रेज हैं डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएंगी और डायरेक्टली अगर हमारे अर्थ पे आएंगी तो वो हमारे अर्थ के लिए अच्छी नहीं है और वो डैमेज कॉज करेगी। वो हमारे डैमेज स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं हमें।
और जो हमारी फोटोप्लैंक्टन है, जो एक टाइप का प्लांट है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो उगाई होती है, वो भी हमारी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो हमारी अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद हमारी जो CFC होती है वो बढ़ जाएगी, तभी हमारे जो ये वाले प्लांट है फ्लोटोप्लैंक्टन, ये नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी जो ग्रोथ है क्रिस्टल प्लांट्स की, वो स्टॉप हो जाएगी। फोटोप्लैंक्टन भी एक क्रिस्टल प्लांट है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरियल प्रोटोकॉल, कि इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए कौन सा मॉनिटरियल प्रोटोकॉल आया था। हमने डिस्कस किया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एजोन डिप्लीशन के बारे में, बट इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या सॉल्यूशन आएगा। तो एक सॉल्यूशन दिया गया था मॉनिटरियल प्रोटोकॉल में। Azure prevents most harmful wavelength of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere. तो जो हमारी यूवी रेज होती है वो प्रोटेक्ट कर, हमारी जो एजोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें, जो अर्थ के एटमोसफेयर पे सबसे डायरेक्ट यूवी रेज आती है उससे हमारी जो एजोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है। Its depletion generated worldwide concern is led to adoption of the Montreal Protocol। और हमें पता है कि जो ये एजोन हमारी जो यूवी रेज आती है हमारी डायरेक्टली हमें, वो कितनी हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसको स्टॉप करने के लिए एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया, एक तरीका अपनाया गया, जिससे हमारी जो रेज है वो कम आ चुके हैं। हम कुछ ना कुछ मेथड जिससे हमारी जो एजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो। तो एक मेथड का नाम था मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। दिस हैज लेड टू द अडॉप्शन ऑफ मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। Montreal Protocol is the history PPT designed by the members of United Nations to protect the ozone layer by phasing out CSC, which is supposed to be an important reason for ozone. Definition for the Ruder Protocol: all the signing members agreed to freeze the consumption and production of CFO by the year 2013. तो इसमें क्या हुआ था हमारा कि एजोन लेयर को डायरेक्टली आने से हमारा अर्थ में क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन कर दी गई थी जिसका नाम था मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। उसमें था कि हम कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे हमारी जो ओजोन है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे नहीं आएगी, तो हमारी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इंडिया ने मोंट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया है लंदन के साथ, और ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो ओजोन लेयर है उसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को हम 2013 तक हमने बोला था कि हम पूरी की पूरी स्टॉप कर देंगे अच्छी तरह। डबल प्रोडक्शन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ CFC इन द साइट। तो इससे क्या हुआ है, जोन रिकवरी, पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट एंड मित्रा मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो इट राइट टाइम टू पर्यावरण फ्रेंडली। हमें पता है कि पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट और मित्र का मतलब होता है फ्रेंड। तो पर्यावरण मित्र का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम जल्दी फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरमेंट बन पाए और एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एनवायरनमेंट का क्या स्टेट है, कि इंडिया का एनवायरनमेंट में कौन कौन से ग्रीनरी है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट बेसिकली कैसा है। तो इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ ऑयल, hundreds of rivers and tributaries, large green forests, plenty of mineral deposits etc। तो इंडिया में क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। जो हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसकी बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी अवेलेबल है इंडिया में। उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा रिच है, और रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज्यादा फ्लो करती हैं। तो लार्ज ग्रीन फॉरेस्ट, प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, तो उससे क्या हुआ है हमारी, और हमारा रिवर्स भी बहुत ज्यादा है, हमारी ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा है। लार्ज ग्रीन प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, और हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें मिनरल डिपॉजिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है। द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, और डेक्कन प्लेट्यू की जो ब्लैक सॉइल है उससे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं कॉटन का। It is into consideration of textile industries of the region that Indo-Gangetic Plain spread from Bay of Bengal. The region season is one of the most fertile, intensively cultivated, intensive operating regions of the world. India's forests, through evenly distributed, provide green coverage to visually empowered people. तो इसमें यह था कि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू की जो सॉयल है वो पर्टिकुलरली सूटेबल है हमारी उसकी कल्टीवेशन के लिए, सॉइल की कल्टीवेशन के लिए। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है हमारी,
वो बे ऑफ बंगाल से लेकर स्प्रेड हुई हुई है पूरी की पूरी इंडिया में। और जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत इंटेंसिवली कल्टिवेटेड रीजन माना जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल का रीजन। और जो इंडिया की फॉरेस्ट है, इंडिया के जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो भी हमारे बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हैं, वो ग्रीन कवर प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, वो हर जगह ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। और वाइल्ड लाइफ जो है वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो इंडिया का अलोन जो है 20% ऑफ द रिजर्व्स भी है उसके अंदर, बॉक्साइट के, कॉपर के। इंडिया अलोन हैज रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट, कॉपर, प्लम्बिंग, डायमंड, कोल, इग्नाइट, मैग्जीन एक्सेट्रा। तो हम बता सकते हैं इन सब चीजों से कि जो इंडिया का एनवायरनमेंट का स्टेट है वो बहुत ज्यादा रिच है। इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीनरीज, बे ऑफ जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी मिनरल्स है, वो हर बल्क में हर एक चीज अवेलेबल है। तो इंडिया का जो एनवायरनमेंट का स्टेट है वो हमारा अच्छा है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट के बारे में। However, development activities of India have resulted in the pressure of its finite natural resources, besides critical impact on the human health and well-being. तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज से क्या हुआ है, जो इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई हैं उससे क्या हुआ है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर आने लग गया है। बिसाइड्स क्रिटिक इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, जो हेल्थ और वेल बींग पे तो इफेक्ट आया ही आया है, बट उसके साथ साथ हमारे जो इंडिया की डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उस पर प्रेशर आने लग गया है। अब हम डिस्कस करेंगे डायकोटमी के बारे में। जो हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट है वो एक डायकोटमी से सफर कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे वो डायकोटमी किस चीज की है, मतलब एक ड्यूअल चीज से सफर कर रहा है जिससे इंडिया को हार्म हो रहा है। दो टाइप्स की चीजें हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं। India's environment poses a dichotomy. Poverty is causing environmental degradation through cutting down of trees, basic of animals, pollution of water resources, encroachment into forest lands, influence in living standards is causing environmental degradation because with excellence demand for goods and services increases, higher demand increases the need for increase in production. तो इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो एक डायकोटमी फॉर्म कर रहा है। तो डायकोटमी से क्या हुआ है हमारा, पॉवर्टी इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पॉवर्टी के बाद हमारा क्या हुआ है, एनवायरमेंटल डिग्रेड होने लग गया है। हमारी जो ट्रीज हैं वो कट डाउन हो रही हैं, जो एनिमल्स की बेसिक चीजें हैं वो नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर के अंदर रिवर्स है वो पॉल्यूट हो रही हैं। जो फॉरेस्ट लैंड्स है उनका एनक्रोचमेंट हो रहा है। इन्फ्लुएंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इज कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन सब चीजों से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेड हो रहा है। बिकॉज द एक्सलेंस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस हायर डिमांड, बिकॉज इन सब चीजों से हमारी डिमांड बढ़ रही है, और हायर डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और इन सब रिसोर्सेज की वजह से हम और ज्यादा व्हीकल्स ला रहे हैं, जिससे हमारी जो डायकोटमी है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो सफर कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया के एनवायरमेंट में। तो फर्स्ट चैलेंज है हमारा एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन। तो एयर पॉल्यूशन, जो हमारा वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, जो सॉइल इरोजन होता है। एयर पॉल्यूशन का मतलब जब हमारा एयर में कुछ ना कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। वाटर कंटेमिनेशन का मतलब वाटर में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब जो हमारी अपर लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम बल्क में सारे के सारे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट कर देते हैं। और वाइल्ड लाइफ एक्सटेंट, जो हमारी जो पशु सब होते हैं वो एकदम से खत्म होने लगते हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ हमारे चैलेंजेस थे इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए। सम ऑफ द बेसिक एलिमेंटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ इंडिया, द प्रायोरिटी इश्यूज डिफाइंड आर लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट आ जाएगा लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो हमारी लैंड एकदम से खराब परफॉर्म होने लगती है और उसकी जो अपर लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन का फॉरेस्ट का मतलब है जब एकदम से फॉरेस्ट खत्म कम होने लगते हैं। और डिफॉरेस्टेशन में भी यही होता है कि हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं हम उनको कट करने लगते हैं, ट्रीज को। सॉइल इरोजन में जो उसकी अपर लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब जो हमारे एनिमल्स, प्लांट्स हैं वो भी हमारे खत्म होने लगते हैं। और एयर पोल्यूशन का मतलब हमारे एयर में कुछ ना कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब इस एक एक फैक्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन।
लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, वेजिटेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जो हमारी जो क्वालिटी है सॉइल की, जो मिट्टी होती है, वाटर होती है, वेजिटेशन होती है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। तो इस दिस कंडीशन इज कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इट occurs to a natural man-made process of winter ocean water erosion is water logging in India. Land support from different types of degradation because mainly because of the sustainable use in India's appropriate management practices. तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो जो हमारी जो ओवरऑल क्वालिटी है सॉइल की, वाटर की या वेजिटेशन की, वो डिक्लाइन होने लग गई है. उस डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी से क्या हो रहा है हमारा, वो ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेसेस के कारण ही हो रहा है. नेचुरल प्रोसेसेस में आ जाएगा हमारा विंड इरोजन, वाटर इरोजन. इन इंडिया लैंड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन. बट इंडिया में और बहुत टाइप के डिग्रेडेशन, लाइक वाटर डिग्रेडेशन भी आ जाएगा हमारा, वो हम उसको वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं. मेनली बिकॉज ऑफ द सस्टेनेबल यूज इन इंडियाज एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अपग्रेडेशन लीड्स टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. तो इससे क्या हुआ है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होने लग गए हैं. जो डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे लैंड का, उससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेडेड होने लग गए हैं. और जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है, पुअर लैंड प्रैक्टिसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. तो जो हमारी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो भी एकदम से स्टॉप होने लग गई है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. तो हमारी फूड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से. अब हम डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है. Some of the causes responsible for land degradation are loss of education due to deforestation. तो फर्स्ट इसका रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम एकदम से जो फॉरेस्ट होते हैं उसको कट करने लग जाते हैं, तो वो हमारे डिफॉरेस्टेशन के अंडर आएगा. अब फिर आ जाएगा हमारा ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग इज द ग्रेजिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ऑफ स्टॉकिंग इंडस्ट्रीज अबव द लाइफ स्टॉक. जब हम ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं, मतलब जो हम पशुपालन करते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करने लगते हैं. जो लाइफ स्टॉक होती है हमारी, काउज, हेन्स वगैरह, उनको, शीप्स को बहुत ज्यादा ग्रेस करने लगते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे. तो उससे हमारी जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है. Above the livestock, carrying capacity, encroachment into forest lands, और adoption of adequate soil conservation methods. और हम इसका फिफ्थ रीजन है हमारा कि जो एनक्रोचमेंट होता है फॉरेस्ट लैंड्स में वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम कुछ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को यूज नहीं कर रहे. सस्टेनेबल फ्यूल वुड है और फ्यूल एक्सट्रैक्शन है. इम्प्रॉपर इंडिस्क्रिमिनेट यूज है हमारे एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का. पेस्टिसाइड्स का हम बहुत खराब यूज कर रहे हैं. जो हमारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स चलते हैं हमारे सैंड में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है. फिर आ जाएगा इम्प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट. जो हम प्लान कर रहे हैं या तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर है. एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. जो हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट उससे ज़्यादा हम अपने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे कुछ ना कुछ रीजंस हैं जिससे हमारी लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेड हो रही है या हमारी लैंड की क्वालिटी कम हो रही है. पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो कुछ हमारे लोग हैं वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेडेड हो रही है. अब आ जाएगा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या तो डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम एकदम से जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उसको हम खत्म करने लगते हैं, उसको एकदम से कट करने लगते हैं. डिफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व्स अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स. इट रेफर्स टू कटिंग, clearing and removal of rainwater where land is there after converted into there is known for issues. तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो हमारी परमानेंट डिस्ट्रक्शन होती है फॉरेस्ट की, जो हम फॉरेस्ट को एकदम से खत्म करने लगते हैं, उसकी कटिंग करने लगते हैं. रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट वेयर लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. तो जब लैंड एकदम से हम खत्म करने लगते हैं उसे हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन. इट इज टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री. तो जो इससे हमारी जो कंट्री है उसका इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होने लगता है. फॉर कैपिटल इन द इंडस्ट्रीज ओनली 0.8% एक्टिव अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर्स. तो जितनी हमारी बेसिक कैपेबिलिटी थी 0.47 की, हम उसमें सिर्फ 0.08 कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. To meet the basic needs are very serious and dangerous consequences of forest depletion like chances of food, soil erosion, heavy sanitation, etc.
तो इससे हमारी जो हमारे एनवायरनमेंट है और जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेडेट होने लगे हैं, और इससे कुछ ना कुछ सीरियस इम्प्लीकेशंस भी हैं। अब थर्ड हमारा कॉजेज एंड challenges है हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस when the surface soil is washed away from the extensive rains and floods. Deforestation on the moon made reasons for soil erosion. अब सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो हमारी जो सरफेस की सॉइल होती है, सबसे जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। वो रिमूव क्यों होती है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी रिमूव हो सकती है। Reasons for the soil erosion, as per the estimates, is soil being eroded at a rate of 5.3 million tons a year due to exchange of recharge capacity. As a result of country losses 0.8 million tons of nitrogen. तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो 0.8 टन जो हमारी नाइट्रोजन है वो खत्म होने लग गई है। 1.8 millions of phosphorus into 26.3 million tons of potassium. तो सॉइल इरोजन की वजह से हमारी 0.8 टन्स नाइट्रोजन के खत्म हो रहे हैं, 1.8 टन जो है फोस्फोरस के खत्म हो रहे हैं, और जो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यू टू इरोजन each year ranges from 5.8 million tons. India supports approximately 16% of the world humid and 20% of the livestock. तो इंडिया जो है हमारा 16% खत्म कर रहा है वर्ल्ड के ह्यूमिडिटी को, और जो 20% है लाइफ स्टॉक को उसको भी खत्म कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैलेंज है हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट का, उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मेरीन, अनदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एट द इकोलॉजिकल। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो वेरिएबिलिटी है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, शीप्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वो एकदम से खत्म होने लगते हैं, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो कुछ ना कुछ कुछ एक्सटेंड हो जाते हैं और कुछ एंडेंजर्ड होते हैं। तो उनकी जो वेरिएबिलिटी होती है, डिफरेंशिएशन होता है, वो खत्म होने लगता है फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो हमारे टेरेस्ट्रियल से भी हमारे खत्म होने लगते हैं, मेरीन से भी, और जो अदर एक्वेटिक सिस्टम्स हैं उससे भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो होने लगती है। एट द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ विच देयर आर पार्ट conservation and sustainable use of biodiversity, fundamental technologically sustainable development, biodiversity loss, economic and social cost at the loss। तो इससे क्या होता है, जो हमारी फंडामेंटल टेक्नोलॉजिकल है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगता है। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर शेयरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो इससे क्या हुआ है, मैनी प्लांट और एनिमल को अपना जो घर बाहर है, अपना जो हैबिटेट है वो खोना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण। तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम जो उन एनिमल्स को कंजर्व कर पाए। फिर आ जाएगा हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंट ऑफ मटेरियल्स इन द एयर विच इज हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरमेंट। एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज where vehicles are the major contributors and a few irregular connections are off. अब एयर पोल्यूशन का मतलब ये आ जाएगा कि उन मटेरियल्स का प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट का जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। लाइक हमारे अर्बन एरियाज में कुछ ना कुछ व्हीकल्स होते हैं जो हमारे कुछ ना कुछ एयर छोड़ते हैं, और उस एयर की हमें नीड नहीं है, उस पोल्यूशन की हमें नीड नहीं है। तो वो एक हमें अनवांटेड पोल्यूशन है, हमारे एक चीज है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। व्हीकल्स आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। जब व्हीकल से धुआं निकलता है, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है वो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर पॉल्यूशन का। एंड अ फ्यू इरेगुलर कनेक्शंस आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स आर ground level social have the minimum impact of general pollution. The number of motor vehicles increased from 3 lakh crores to about 80% of the registered vehicles. India time moves industries region of the world, children comics with unwanted and ended increase। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सबसे मेन रीजन जो हमारा एयर पोल्यूशन का वो है मोटर व्हीकल्स का इंक्रीज होना। हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं वो 3 लाख थे 1951 में, अब 2003 में वो 6.7 करोड़ हो गए हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो 80% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया का। तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ नीड लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम अपनी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। अब कुछ वेज जो है हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के वो ये हैं। Air pollution causes health problems and also damages the poverty
and the areas which have a high concentration of industries. In thermal power plant uses related to ओजोन एयर डिप्लीशन विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज. तो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है. ऑब्वियसली जो व्हीकल्स होती है उससे जो धुआं निकलेगा वो हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और ऑल्सो डैमेजेस द पॉवर्टी एंड द एरिया विच हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज की वजह से थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एजोन एयर जो होती है वो डेप्लीट होने लगती है, उससे क्लाइमेट चेंजेस होने लगते हैं. देयर इज अ सीरियस नीड टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल दिस वेज. द वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आर, इसमें कुछ ना कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे. यूज ऑफ दिल्ली मेट्रो should be taken for effective planning in management promotion for cleaner fuels and vehicles. तो इससे क्या हुआ है कि हमें दिल्ली मेट्रो का यूज करना चाहिए. वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इस उससे जो धुआं होता है उसकी एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगी. इसलिए हम दिल्ली मेट्रो का हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अपने खुद के पर्सनल व्हीकल्स. और सेकेंड स्टेप ये है कि यूज ऑफ सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, कि हम सीएनजी जो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है उसका यूज करें अपने पेट्रोल या डीजल के सिवाय. तो उससे क्या होता है, हमारा जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कंट्रोल हो जाएगा. यूज ऑफ सीएनजी फ्यूल एलपीजी इन हाउस होल्ड इंडोर एयर पॉल्यूशन प्रमोशन. तो हम नेक्स्ट स्टेप ये दिया हुआ है कि हम सीएनजी फ्यूल की जगह एलपीजी यूज करें अपने हाउस होल्ड में, उससे जो हमारा एयर पॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा. एयर पॉल्यूशन प्रमोशन, क्लीनर टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स, इंड्यूसिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉनिटर ऑफ रिपोर्ट सिस्टम. तो इन सब चीजों को अगर करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है और जो हमारा सोशल इंसेंटिव है वो स्ट्रेंथन होगा. इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए. अब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कन्वर्ट टू एक्सेस वाटर पोल्यूशन. The government set up the central pollution control boards. This was followed by state establishing their old state level boards to address the environmental concerns. Main function of the pollution control boards is to investigate and collect and disseminate information. अब ये है कि हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इस्टेब्लिश करे. अब गवर्नमेंट ने तो इस्टेब्लिश करे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, उसके साथ साथ जो स्टेट है उसने भी अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद के इस्टेब्लिश करे. ऑल द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जो मेन फंक्शन है हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का ये है कि टू इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन. अपनी इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करना, कलेक्ट करना और उसे इकट्ठा करना वाटर, एयर और लैंड पोल्यूशन से. टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड, एमिशन एक्सेट्रा. अपने स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना, सीवेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रेड के स्टैंडर्ड्स और कमीशन के स्टैंडर्ड्स हैं. प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स. जो गवर्नमेंट है उसको एक टेक्निकल असिस्टेंस, को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना बाय प्रिवेंटिंग, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और स्ट्रेंथन करना. अब फिर आ जाएगा अपनी रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको भी वेरीफाई करना और जो एयर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करना. अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अवेयरनेस का कंसेप्ट. दिस ऑल्सो ऑर्गेनाइज द मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव program for the same. They also prepared manual sports and guidance meeting to the treatment and disposal effluents. तो इससे क्या हुआ है कि हमने एक अवेयरनेस के लिए एक मास मीडिया प्रोग्राम भी चलाया है जिससे क्या हुआ, हमारे जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन रिलेटेड एफ्लुएंट्स का या तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो और अच्छे से हो पाए. थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की हेल्प से. स्टेट बोर्ड्स periodically inspect every year under the restriction and truth. Distinct layers of issues, eradication of treatment, measures provide the treatment. तो इससे क्या हुआ है हमारा इसकी वजह से हमारा हमने स्टेप्स जो लिए पिछले में उससे हमारा एयर जो है पोल्यूशन कंट्रोल हुआ भी है. दे ऑल्सो प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल सेटिंग. तो जो एयर की क्वालिटी होती है उसको भी एग्जामिन करते हैं हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उसने अब तक 125 रिवर्स में इसको चेक कर लिया हमारा वाटर की क्वालिटी. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हमारे एग्जाम्स में आता ही आता है. इसका एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो हमारे इसके मेजर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के वो भी आपको अच्छे से करने हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है which will allow future generations for potential average quality of life that is at least as higher be enjoyed by the करंट जनरेशन. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट जो अलाउ करती है हमारी फ्यूचर जनरेशन को ऐसी लाइफ जीना जो अभी हमारी करंट जनरेशन जी रही है.
The basic of sustainable development is to ensure that present generation should need a stock of quality of life. तो इसका मेन रीजन यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंश्योर करना कि जो प्रेजेंट जनरेशन एक ऐसी लाइफ जिए शुड नीड अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स नेक्स्ट जनरेशन विच इज नॉट लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिटेड. तो एक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक ऐसी लाइफ जिए, उसकी लाइफ खराब ना हो, बल्कि एक ऐसी लाइफ हो जो हमने पिछले अपने हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जी के गए हैं. तो हमारा यही इसका मेन मोटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि प्रेजेंट को भी बेनिफिट हो और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बेनिफिट हो. The term sustainability is an attempt to clarify the desired balance between the economic growth on one hand and the environmental prevention on the other. तो जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका दो बैलेंस है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करें और एनवायरमेंटल प्रिवेंशन, हम एनवायरमेंट को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव हो रही है उसको भी हम देखें. Environmental development clauses sustainable development. Overall capital assets remain constant over the period. तो इससे क्या हुआ है, हमारी ओवरऑल जो एसेट्स हैं उसको कांस्टेंट रह रही है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो इससे क्या हुआ है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी ओरिजिन हुई थी हमारी इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में 1980 में. सबसे पहली बार हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पे आया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट had its development techniques in to present without comprehensive diabetes. तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट में हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था हमारा यहाँ पे आया था जो इस जगह आया था टू मीट द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स द बेसिक जनरेशन ऑफ ऑल पीपल पर्टिकुलरली द पुअर पीपल, इंश्योरेंस, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू मीट द नीड्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, पर्टिकुलरली पुअर पीपल की नीड्स को फुलफिल करता है, ग्रोथ इंश्योर करता है हमारे एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में. ओके अब हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट as a new generation without causing the damage to the environment to protect the further damage to our life. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो एक अच्छी लाइफ जिए और जो एनवायरनमेंट पे उसको कोई इफेक्ट ना हो और जो हमारे एंसेस्टर्स पीछे लाइफ जी के गए हैं, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो भी वैसी ही लाइफ जिए, उससे कुछ ना कुछ हमारा डैमेज ना हो सपोर्ट सिस्टम्स में, कंजर्व हो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स, डाइवर्सिटी आए हमारे वर्ल्ड में और हमारी सिक्योरिटी जो फूड हम इकट्ठा कर पाए फ्यूचर जनरेशन के लिए. अब आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कैसे करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इफ वी स्ट्रिक्टली फॉलो द 5 गिवन रूल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव होगा जब हम अपनी जो रूल्स हमें गिवन है इसको फॉलो करें. ओके अवेलेबल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज शुड बी अट्रैक्ट ऑन सस्टेनेबल बेसिस. जो हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज है उसको हम अट्रैक्ट करेंगे और सस्टेनेबल बेसिस, जिसको जितना रिसोर्स हमें चाहिए हम उतने ही लेंगे. द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन. मतलब जितना हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए और हम रिसोर्सेज ज्यादा डालने चाहिए. रेट ऑफ रीजनरेशन ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन. सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम रिन्यूएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे. Non-renewable resources must be developed to maintain the flow of services over time. It means rate of declaration of human resources should not exceed the rate of creation of human global substitutes. तो इससे यही इसका मीनिंग है कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल को हम रिन्यूएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे. नेक्स्ट है कि बिकम इनपुट आउटपुट एफिशिएंट. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी मेड टू बिकम इनपुट एफिशिएंट एंड इनपुट कंज्यूमिंग. इट मीन्स airport should be made to produce more per unit of output. It will reduce the exploitation of resources. तो इससे यही हुआ है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए जिससे हम बहुत इनपुट एफिशिएंट हो गए और जो हमारी आउटपुट है पर टन वो इंक्रीज हो जाए. और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा जो रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लॉइट ना करें. Pollution control emission should be limited to the absorbed capacity of the environment. जितना हम एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा एनवायरनमेंट उतना ही हम पॉल्यूशन को उतना ही पॉल्यूशन हम करें. The growth of population should be controlled to a level which is in the carrying capacity of the environment. तो पॉल्यूशन इतना ही हम बढ़ाएं जितनी हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की.
अब ये हमारा स्ट्रेटेजीज वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स का या 2-3 मार्क्स का आता ही आता है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट will not only serve the present generation from the higher possibility cost of relative environment, but also serve the future generation. Following other strategies need to be adopted for the sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट को तो सपोर्ट कर ही रही है, बट उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी साथ साथ सपोर्ट कर रही है। तो फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें यूज करना चाहिए। And India has limited dependent on the thermal and hydropower plant. Power sources of sustainable, adversely non-conventional sources like wind power will be effectively used to replace carbon and hydropower in areas. तो ये है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए। कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब हो गया हमारा विंड पावर, सोलर पावर, इन सब चीजों को हमें यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उससे क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो बहुत ज्यादा कम कंज्यूम होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा और एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं होगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो न्यू सोर्सेज एनर्जी का, उसको यूज करना चाहिए। India is naturally taking solar energy in the form of sunlight with the help of photo fixing solar energy। और इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी को ले भी रहा है विद द हेल्प ऑफ सोलर फिक्सिंग एनर्जी। तो सोलर फिक्सिंग एनर्जी के द्वारा सनलाइट को कंज्यूम भी कर रहा है और सोलर एनर्जी ले भी रहा है। Solar energy can be converted into electricity board. The sources are free from the pollution, but also its initial costs are high, but the benefits from the high cost can be absorbed. पर हमें पता है कि सोलर एनर्जी को थोड़ा लगाने की बेनिफिट्स, थोड़ा सा हमें सोलर पावर रेज इंस्टॉल करनी पड़ती है, बट वो वर्थ इट है, वो लॉन्ग रन में रिकवर हो जाती है। सेकेंड स्ट्रेटेजी है यूज ऑफ compressed natural gas. Compressed natural gas is being promoted to be used as a fuel in the daily use of CNG in the public transport। तो अगर हम CNG का यूज करेंगे अपने फ्यूल में, अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का यूज करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज करेंगे डीजल और पेट्रोल के द्वारा, तो इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन भी कम होगा रूरल एरियाज में। तो डंग केक, बायोमास वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी कम होगी। रिडक्शन ऑफ ग्रीन कवर, वेस्टेज ऑफ कैटल ड्रंक, एयर पोल्यूशन टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। The problem of LPG and global gases is being promoted as fuels. It helps in reducing air household pollution to a large extent। तो इससे क्या होगा, हमारी जो pollution की प्रॉब्लम है वो भी हमारी खत्म होगी। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल बॉन्ड्स। अगर हम मिनी हाइडल बॉन्ड्स को एस्टैब्लिश करेंगे, मिनी हाइडल बॉन्ड्स का मतलब इन माउंटेनियस रीजन्स परपेचुअल सिस्टम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स होते हैं उसमें हमारी जो स्ट्रीम्स होती है वो हर जगह फाउंड होती हैं। अब उन स्ट्रीम्स को हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स के द्वारा। सच पावर प्लांट्स आर मोर और लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो ये सब प्लांट्स होते हैं हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं और बहुत सारी पावर जनरेट करते हैं हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए। मोreover लार्ज स्केल ट्रांसमिशन रूल्स एंड टेबल्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन सच प्लांट्स। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें रूल्स या कुछ टेबल्स भी नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल इंडियन पीपल हैव बीन पुश्ड इन द एनवायरमेंट। तो थर्ड स्टेप यही है कि अगर हम मिनी हाइडल प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे तो हमारी एनर्जी बिल्कुल कंज्यूम नहीं होगी। और फोर्थ है कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो ट्रेडिशनल इंडियन पीपल हैव बीन पुश्ड टू द एनवायरमेंट। ऑल प्रैक्टिस इन द इंडियन एनवायरमेंट हेल्थ इन द सिस्टम, housing, transport have been environmental friendly. Shift from traditional system from the modern system have generated a lot of waste from the well-known faults। तो हमारा क्या हुआ, हमारा फोर्थ कंसेप्ट ये है कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। हमें पता है कि जो ट्रेडिशनल लोग पीपल थे वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली थे, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते ही नहीं थे जिससे हमारे एनवायरमेंट को हार्म पड़े। इसलिए अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करेंगे, जो डंग केक है, गाँव डंग केक है, उन सबको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो हम सिद्धा, जो हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। और फिर है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। अगर हम बायो कंपोस्ट का यूज करेंगे, द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, agriculture production has not only adverse effect on the large scale areas of production, also contaminate the water bodies। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारा क्या हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हार्म हुई है, बट उसके साथ साथ हमारी वाटर बॉडीज भी हार्म हुई है और जो हमारी लैंड को भी इफेक्ट हुआ है। The demand for education has been growing up year after year. This is leading the demand for gaining food farmers for starting the using the compost mode from the organic waste of different types।
तो उससे क्या हुआ है, हमारा जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे हमारी लैंड इफेक्ट हुई है, वाटर इफेक्ट हुई है, तो ऑब्वियसली हमें बायो कंपोस्ट का यूज करना चाहिए। जो बायो कंपोस्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है और उससे कुछ ना कुछ अफेक्ट नहीं होता हमारी एनवायरमेंट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री कैपिटल्स आर पेंटिंग नॉट ओनली बिकॉज दे प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर। तो उससे क्या होगा, हमारा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह इन सब चीजों का यूज करेंगे तो हमारी वाटर बॉडीज पॉल्यूट भी नहीं होंगी, और ये बहुत ज्यादा बेटर मेथड भी है। is free from in the addition awareness. It has been created for the use of animal and birds and pest controllers. तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी चीज़ें डेवलप होंगी। और अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती है हमारी, वो भी हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं अपने एनवायरमेंट उसको क्रॉप्स को बचाने के लिए, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर हम उसको यूज़ करने की बजाय कुछ और चीज़ों का यूज़ करेंगे, तभी भी हमारे नेचुरल बेस्ट पेस्ट कंट्रोल्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि जब अगर हम ये बिग शॉपिंग एंड डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन कंसेक्यूटिव ईयर्स आल्सो हेल्प इन चेंजिंग द सस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, अगर हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करेंगे, अगर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को हम ऑल्टरनेटिवली ग्रो करेंगे तो क्या होगा, हमारा इट इज इम्पोर्टेंट टू काउंटर दिस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो ऑब्वियसली हमारा एक क्रॉप पे स्ट्रेस नहीं जाएगा और सब पे स्ट्रेस जाएगा, और ये हमारा एरिया भी कम लेगा और हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेड कम होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू काउंटर दिस थ्रू एजुकेशन पब्लिक एरियाज इन सेवरल कंट्रीज। Desirable limits in standard for conventional production needs to be established and applied in an appropriate mechanism, including legislation. Government of India has taken large steps for sustainable development. All these strategies will prevent degradation of the environment so that natural future generations will cover too. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। देखते हैं कि ये वाला हम आगे जाके ये सब हमारी चीजें वर्क करेंगी या नहीं। तो ये था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर था, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया ये वाला सिंपल का सिंपल चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपका 7-8 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो प्लीज हाँ, आपका वीडियो पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके एडगोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी आपकी वीडियोस को, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।